कि कैसे हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो हमने बहुत सारी इसमें बातें करी थी, जैसे एक रॉड के लिए एक्सियल पॉइंट पे फील्ड कितना आने वाला था, ये देखा था सबसे पहले, प्रूफ किया। देन हमने रॉड सर के ये हमारे क्लास इक्वेटोरियल की पॉइंट पे। लिंक है ना? तुम्हारी क्लास 10 सवा 10 बजे बेटा, 10:15। नीति क्लास 10:15 तुम्हारी। ओके सर। हम्म। ओके। सो हाँ, हाँ तो अपन थे कि रॉड के इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने पूरा डेरिवेशन किया। हमने उसमें इनफाइनाइट रॉड की बात करी, देखा कि अगर पॉइंट बहुत दूर है तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ऐसा हमने उसमें लिखा। और आई गेस आपने ये टेबल बना ली होगी, कुछ लोगों ने मुझे टेबल भेजी भी, तो बहुत बढ़िया काम था उनका। और पर ये ऐसे लोग बहुत कम ही थे, तो बाकी लोगों से भी आज होमवर्क आप लोगों का यही है कि आप जिन लोगों ने नहीं किया है वो करके भेजेंगे, और नाम मेरे पास है ही सारे, तो आई टेक नेम टुमारो कि किसने किया है और किसने नहीं किया है। तो आज का दिन है आप लोगों के पास, आज इसको टेबल को कंप्लीट कर लीजिए। देन ऐसे ही हमने कुछ चार्ज रिंग के बारे में बात करी, जिसके सेंटर पे एक्शियल पॉइंट पे हमने जो फॉर्मूला निकाला, उसके लिए मैंने आपको एक होमवर्क दिया था ये, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जो फॉर्मूला आया है उसमें हमें ये पता करना है कि वो किस डिस्टेंस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। आंसर मैंने आपको बता दिया था कि +-r/√2 आपका आंसर आना चाहिए, पर हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से। कुछ लोग जिन्होंने इसको ट्राई किया और नहीं हुआ, वो लोग भी यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे अब कि आपने कहाँ गलती की। तो हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू ए, या विद रिस्पेक्ट टू जो डिस्टेंस है उसके। तो हम इसके क्या कर सकते हैं, देखो मैंने कल भी बताया था कि ए ऊपर भी है ए नीचे भी है, तो या तो आप u/v वाला फॉर्मूला लगाइए, एक तरीका ये होता है, या फिर एक स्टूडेंट ने मुझे ऐसा करके भेजा था, वो अच्छा तरीका था, इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे तो पावर -3/2 हो जाएगी। देन u/v वाला फॉर्मूला लगा के अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, दिस e इज इक्वल टू kq, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन से कोई मतलब है नहीं, इसे बाहर कर देते हैं। अब डिफरेंशिएशन में जाएगा वो a × a² + r² पावर -3/2, ऐसा ये डिफरेंशिएशन अपने को करना है। अब जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं इसमें यहीं पे लिख लेता हूँ, de/da जब करेंगे तो बेसिकली आपको d/da ऑफ ऑल दिस ये करना है, ठीक है। डायरेक्ट वाले को आपको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, तो ये u हो गया, ये v हो गया, u/v का फॉर्मूला हम जानते हैं, पहले एक को करो, k बाहर है, ए का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए 1 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे को सेम रख लो, पावर -3/2 प्लस पहले वाले को सेम रखो, और अब जो दूसरा वाला है उसको डिफरेंशिएट करो, तो दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन इज -3/2 आगे आएगा, a² + r² पावर -5/2 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि n आगे आता है, पावर में n-1 हो जाता है, तो -3/2 -1 -5/2 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये अंदर a² भी है, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2a। चेन रूल, हमने क्या बोला था कि अंदर जो है, पहले तो आपने इसको एज इट इज पूरा मान के डिफरेंशिएट कर लिया, पावर आगे आगे पावर में -1 कर दिया, फिर जो अंदर है उसको डिफरेंशिएट किया, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2a आया। अब इसको सॉल्व करें, तो क्योंकि अपने को इसको जीरो करना है, डिफरेंशिएट करके जीरो करना है, तो अब मैं इसको कर देता हूँ de/da इज इक्वल टू, आर को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे? नहीं, आर रिंग के रेडियस है और आर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग। और हमें चाहिए कि ओके ए के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितना दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा कैसा चेंज होगा, ये हम इसमें चाह रहे हैं, इसलिए हम आर को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। चलिए, तो अब इसको जीरो करते हैं, जीरो करेंगे तो एक के तो जीरो में चला जाएगा, इसको भूल जाओ। यहाँ से देखें तो a² + r² -3/2, और यहाँ से भी मिलेगा a² + r² -3/2, कॉमन लेंगे तो यहाँ -1 बच जाएगा, -3/2 यहाँ से चला जाएगा, तो ये -3/2 वाली जो पावर वाली चीज है वो भी पूरी जीरो में चली गई, तो इसको भी भूल जाओ। अब बचा क्या,
यहाँ पे बचा 1 प्लस इधर से आया इसको माइनस कर देते हैं -3/2a, और एक्चुअली 2 से 2 भी यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये a स्क्वायर बन रहा है, तो इसको भी अपन लिख लेते हैं इधर, और अंदर से इधर आएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर -1, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करें अगर, तो देखिए 1 को उधर भेज देते हैं तो हो गया ये 3a स्क्वायर, और क्योंकि इसको भी उधर भेज देते हैं अपन, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखिए कैसे आया ये 1 पहले इधर गया तो ये क्वांटिटी यहाँ बच गई, फिर ये है 1/a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर को मैंने इस तरफ भेज दिया तो a स्क्वायर बाय स्क्वायर उधर चला गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बच गया यहाँ पे, तो ये आ गया आपके पास। अब क्योंकि इधर क्या दिख रहा है 2a स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, यहाँ से आपको r मिल जाएगा सॉरी अपने को a चाहिए, तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा प्लस माइनस r/√2 दिस। सो ये वो पोजीशन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, और ये ना क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, एक दो बार नीट में भी पूछा गया है, जेई मेंस में भी पूछा गया है, तो ये r/2 वाली जो चीज है ये आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे अपने लिए कि a इक्वल टू प्लस माइनस r/2 पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। और ये प्लस माइनस का क्या मतलब है? प्लस माइनस मतलब ये हो गया कि आप रिंग से, भाई आप चल रहे थे इस डायरेक्शन में, a आपने इधर ले रखा है, तो आप इधर जाएंगे चाहे रिंग से पीछे की तरफ जाएंगे, तब भी आपको मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? r/√2 पे मिलेगा। ये इसकी बात हो गई। तो इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। मैं रिंग बनाता हूँ, रिंग के हिसाब से ग्राफ बनाता हूँ, फिर ये आपकी रिंग हो गई और इसके करस्पॉन्डिंग बनाते हैं ग्राफ। ऐसा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनता है वो बनता है कुछ ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होता है 0, तो 0 से ग्राफ शुरू होगा, सर आप ऑडिबल नहीं है। सो हम बात कर रहे थे इस ग्राफ की। मैंने बोला कि ये ग्राफ 0 से शुरू होगा, सेंटर पे फील्ड 0 होता है, हमने देखा था, r/√2 पोजीशन पे मैक्सिमम हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन डिक्रीज होता चला जाएगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फील्ड कम होता जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी फील्ड, अगर यहाँ एक चार्ज रखा है, इससे आप जितना दूर जाओगे वैसे वैसे फील्ड कम होता चला जाएगा, पास में सबसे ज्यादा होगा, तो आप रिंग से जितना दूर जाएंगे फील्ड कम होता जाएगा, और धीरे धीरे इनफाइनाइट पे जाके ये 0 हो जाएगा। तो इसे असिम्प्टोटिक हम बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल 0 पे टच नहीं करते, हम इसको ऐसे इनफाइनाइट तक जाता हुआ दिखाते हैं। सिमिलरली अपोजिट साइड पीछे की तरफ, अब ये पीछे की तरफ ग्राफ मैंने नीचे क्यों बनाया, मैंने नेगेटिव एक्सिस पे क्यों बना रखा है ये? क्योंकि अगर रिंग के इस तरफ आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव मानते हो तो रिंग के इस तरफ फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, विच शुड बी नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, इसलिए मैंने इसको एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ बना रखा है। ये बताता है कि फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, वेरिएशन बिल्कुल सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज है, इसलिए मैंने इसको नीचे बनाया। तो ये एक रिंग के केस में ग्राफ बनता है जिसको अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि a इक्वल टू आर प्ले प्लस माइनस r/√2 पे अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ई मैक्स कितना होगा, तो ई मैक्स में अब क्या करना पड़ेगा, जो ई का फॉर्मूला है उसमें a की जगह r/√2 रख देते हैं। ई का फॉर्मूला अपने पास ये रहा, इस फॉर्मूला में आर की जगह ए की जगह डालते हैं r/√2, तो अपन यहाँ पुट करेंगे KQ r/√2 डिवाइडेड बाय ए, सॉरी ए की जगह अपन डाल रहे हैं
तो r/√2 का स्क्वायर मतलब r/2 प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2 ऐसा आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो नीचे बन रहा है 3/2 r स्क्वायर की पावर 3/2। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ k³ ऊपर r आ गया, नीचे √2 को इधर ले लेता हूँ, अंदर आया 3/2 r स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान से देखो तो r स्क्वायर की पावर 3/2 इज r³ बेसिकली, क्योंकि पावर यहाँ पे ये 2 है ये हाफ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, r³ बचेगा। तो नीचे r³ ऊपर r, नीचे r स्क्वायर बच जाएगा, तो k³/r स्क्वायर। और इसको जो अपन देखें यहाँ पे इनको मिला के तो क्या बन रहा है, ये 3 की पावर 3/2 मतलब 3√3, 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा 2/3√3 k³/r स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस रिंग के केस में आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है इस तरीके से, ये पूरा ये डेरिवेशन आपका हो जाएगा। तो आई गेस डेरिवेशन आपको पूरा क्लियर है, अब कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, डिफरेंशिएशन में कहाँ गलती कर रही थी जिन लोगों ने ट्राई किया, कोई बताएंगे कहाँ दिक्कत हुई थी डिफरेंशिएशन में? एक दो बच्चों ने तो मुझे सॉल्व करके भेज दिया था, तो उन लोगों का तो हो गया था, बाकी जिन्होंने ट्राई किया उनमें कहाँ गलती की? जैसे एक बच्चे ने पूछा कि आर का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया, और ऐसे कोई किसी को दिक्कत थी या अभी सारी ठीक है, सॉल्व हो गई? चलो ठीक है, तो बात करते हैं डिस्क के केस में। डिस्क हमने बोल दिया था सेंटर पे 0 है, उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक्चुअल पॉइंट पे भी प्रूव कर लिया था। एक बच्चे को इंटीग्रेशन में दिक्कत थी, तो इंटीग्रेशन में हमने क्या किया था, इस पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए हमने इसे एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल मान लिया, कोई भी वेरिएबल, आप इससे p लिख लो, इसे आप कुछ भी लिख लो, जो a और x को छोड़ के आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, जिससे अपन समझ सकते हैं कि एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल है। और इसको फिर हमने डिफरेंशिएट किया, जब डिफरेंशिएट किया तो ये चीज मिली 2x dx इक्वल टू dt, और क्योंकि ऊपर 2x dx मिल रहा था तो ये ऊपर dt यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इससे अब जो मेरा पूरा इंटीग्रेशन वाला फॉर्म है वो बड़ा आसान सा हो गया। क्यों? क्योंकि dt बाय दिस बेसिकली दिस इज dx बाय x पावर n, ऐसा ये एक इंटीग्रेशन है जो कि बड़ा आसान होता है, हम जानते हैं। ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, बाहर आ जाएंगी। तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें आप एक अजीब से दिखने वाले फंक्शन को किसी और वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पूरे इंटीग्रेशन को उसके टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो ऐसा ध्यान रखना कि ऐसा मत कर देना ऊपर dx है और नीचे आपने t बना दिया और इंटीग्रेशन कर दिया, ये गलत हो जाएगा। ऊपर भी आपको dt चाहिएगा और नीचे जो भी t की पावर बन रही है उसको आप इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो हमने ये बनाया और उसके बाद उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद t को फिर से सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी लिमिट्स पुट करें। तो लिमिट किसकी थी? लिमिट थी x की। गलतियां क्या क्या हो जाती है कि आपने ये तो कर दिया, पर फिर आप जब लिमिट रखने जाओगे ना, आप इसी में लिमिट रख दोगे 0 से r की, गलत हो जाएगा। लिमिट 0 से r t की नहीं थी, x की थी। वेरी कौन कर रहा था? x वेरी कर रहा था यहाँ से यहाँ तक। तो पहले t को फिर से हमें x में कन्वर्ट करना है, वो हमने वापस वैल्यू रखी यहाँ पे, उसके बाद लिमिट पुट करी 0 से r तक की, फिर उसको सॉल्व किया, तो फाइनल आंसर अपने पास ये बन के आया। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ओके, देन हमने देखा था इनफाइनाइट शीट। अब इस इनफाइनाइट शीट में एक खास बात क्या है, देखिए ध्यान से। इस इनफाइनाइट शीट का जो फॉर्मूला है ना, इसमें कहीं भी a नहीं लिखा हुआ, मतलब इस इनफाइनाइट शीट की वजह से जो फील्ड आ रहा है वो हर जगह कांस्टेंट आएगा। आप चाहे यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, हर जगह कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस ये करने वाला है। और क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो आप इसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओगे ना, तब भी इसका कोई ना कोई फील्ड वहां पे रहेगा और वो सेम रहेगा जो यहाँ पे है। तो ये खास बात है कि फील्ड इज कांस्टेंट and does not depend on the position of point। ठीक है, तो ये खास बात है कि जब भी कांस्टेंट फील्ड की बात करनी है, आप एक इनफाइनाइट शीट को लेके ये कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से।
देन बात हुई थी स्फेरिकल शेल की, मैंने कोई प्रूफ नहीं दिया था, प्रूफ हम आगे गॉस लॉ में पढ़ेंगे इसका। मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स यहाँ पे बताया था आपको, एक इनसाइड पॉइंट, सरफेस का पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, उन तीनों के लिए फॉर्मुलाज आपको लिखवाए थे। सिमिलरली एक सॉलिड स्फीयर के केस में भी आपको ये फॉर्मुलाज मैंने लिखवाए थे। अब देखो इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ कैसा बनेगा, E वर्सेस R का ग्राफ बनाते हैं। तो अंदर फील्ड 0 है, तो जब तक ये डिस्टेंस अंदर थी, रेडियस तक अपन पहुंचे, तब तक फील्ड 0 है। उसके बाद सरफेस पे आते ही अचानक से फील्ड आया, सरफेस पे आते ही अचानक से फील्ड आया यहाँ पे, और उसके बाद जैसे आप सरफेस से बाहर चले, आउटसाइड पॉइंट पे चले, तो क्योंकि अब ये R जो है वो मोर देन R है, बाहर आप आ चुके हो इससे ऑलरेडी, तो अब जो फील्ड है वो लगातार कम होता जा रहा है और वो पैराबोलिकली कम हो रहा है। उसको ऐसा बना सकते हैं पैराबोलिक तरीके से, ऐसा। तो ये इसका ग्राफ बनता है जहाँ पे दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² और यहाँ पे ये है 0। ये इसका ग्राफ रहता है फॉर स्फेरिकल शेल। ऐसे ही अगर सॉलिड स्फीयर के केस में आप ग्राफ बनाएंगे तो सॉलिड स्फीयर के केस में जो ग्राफ बनता है वो देखिए कैसा बनेगा, E वर्सेस R। शुरू में अंदर वाले पॉइंट्स के लिए कितना आया था फील्ड, ये आया था, और यहाँ पे आप देखो कि K, Q और रेडियस ये तीनों कांस्टेंट है। डिपेंड किस पे कर रहा है, सीधा सीधा R पे। अंदर वाला फील्ड सीधा सीधा सेंटर से वो पॉइंट कितना दूर है प्रोपोर्शनल है उसके, सीधा प्रोपोर्शनल मतलब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा ऐसा, कहां तक, रेडियस तक। उसके बाद जब यहाँ पहुंचेंगे सरफेस पे तो KQ/R² है। आप अगर यहाँ पे इसके जगह रेडियस R डालेंगे तो सेम आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, यहाँ R डालोगे ये एक कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा, ये फॉर्मूला आपको मिल रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ तक आप पहुंच चुके हो। बाहर जैसे चलेंगे तो फिर से पैराबोलिक ये वेरिएशन आएगा इसमें ऐसा। तो इसमें जो ग्राफ बनता है यहाँ प्रोपोर्शनल टू R होता है, यहाँ प्रोपोर्शनल टू 1/I² होता है। ये इसका ग्राफ बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर। यहाँ तक अपनी सारी बातें समझ में अपने को आ चुकी हैं। ओके, ये जो सॉलिड स्फीयर है ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। ऐसा क्यों है इस बारे में मैं बात करूंगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ओके चलिए, तो ये यहाँ तक आगे कैसे आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अभी तक हमने जितना भी चार्ज का वेरिएशन लिया है, एक बात ध्यान रखनी है कि सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, हर जगह पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, कहीं भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने अभी तक नहीं की है। जेई वाले बच्चों के लिए आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें यही सॉलिड स्फीयर होगा। इसी सॉलिड स्फीयर में आपको ये जो डेंसिटी है ना, जो यहाँ पे कांस्टेंट है, वो डेंसिटी वेरिएबल दे देंगे, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू आर। ऐसी एक डेंसिटी दे दी कि जैसे जैसे आप सेंटर से आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे डेंसिटी चेंज होती जा रही है। उस केस में फील्ड निकालना इज ऑल टुगेदर अनदर इज अ डिफरेंट थिंग। तो वो हमें ध्यान रखना है, उस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, बट फिलहाल ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। ओके, तो यहाँ तक सारी बातें हो चुकी हैं। अब अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं इस बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ओके, सो ये ऑब्जर्व जब किया कि चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, या किसी फील्ड में जब कोई चार्ज आ जाता है तो उस पे फोर्स लगने लगता है, उस पे वेरिएशन आ जाता है, तो हमने एक बात समझ में आई कि भैया यहाँ पे कुछ तो है जो इन पे फोर्स लगा रहा है, और हमने उसको फील्ड थ्योरी का नाम दिया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इन चार्जेस पे फोर्स लगा पा रहे हैं। ठीक है, अब वो फील्ड दिखता तो है नहीं हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखता नहीं, मैग्नेटिक फील्ड दिखता नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड दिखता नहीं है। तो जब दिखता नहीं है तो उसे पेपर पे कैसे दिखाया जाए, तो पेपर पे दिखाने के लिए हमने किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का तरीका यूज। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ लाइनों के थ्रू बताना शुरू किया, और उन लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसके करस्पॉन्डिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां पे दिखा पाएंगे। तो पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पे या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो लाइंस के थ्रू हम काम लेते हैं। दूसरी बात, लाइंस पे जो टेंजेंट बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम यहाँ बनाने वाले हैं
उन पे जो टेंजेंट बनेगी वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। अब हमने कैसे इसको किया, कैसे बनाना शुरू किया, पहले मैं थोड़ी सी एक बात बताऊं। अगर तो लेट्स से अपन ने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा, एक सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रख लिया, इसके पास मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख लिया, वही 1 कूलम वाला टेस्ट चार्ज, याद है, टेस्ट चार्जेस +1 कूलम, वो यहाँ रखा। तो सोचो क्या होगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो हमें एक बात समझ में आई कि यहाँ जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। ओके, मैंने एक चार्ज यहाँ रखा तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, यहाँ रखा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, यहाँ रखा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। ऐसे जब मैं अलग अलग पोजीशंस पे एक पॉजिटिव चार्ज के आसपास एक टेस्ट चार्ज रखता रहा तो मुझे समझ में आया कि ये हर डायरेक्शन में फील्ड इसका पहुंच रहा है। तो जब हर डायरेक्शन में फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकाल रहा है तो वही फील्ड की डायरेक्शन ही यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बता पाएंगे। तो ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, इन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो शो करती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा लाइंस बाहर निकलती हुई होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने फील्ड की बात की थी कि एक पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। यहाँ पे देख लीजिए, हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज ऐसा है। तो रेडियली आउटवर्ड इसकी रहेंगी एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए फील्ड कैसे देखी जाए। ये एक नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज हमेशा अपन पॉजिटिव रखते हैं क्योंकि एक नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। कहीं भी आप चार्ज रखोगे, मान लो यहाँ चार्ज रख दिया तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ये बात हमें समझ में आई कि एक नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड आ रहा है वो टुवर्ड्स द चार्ज आ रहा है, इसलिए इसके लिए जो लाइंस बनती हैं वो टुवर्ड्स द चार्ज बनती हैं। तो ये सारी बातें अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है कि नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स, पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड। तो अब आपको अगर ऐसा बोल दिया जाए कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, बताया नहीं कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन ऐसा बता रखा है, तो क्या ये बात हम समझ सकते हैं कि हाँ ये एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या ये बात क्लियर है? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना देके सीधा लाइंस बता देते हैं, तो आपको वो बात यहाँ से समझनी होगी कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन भी अपन करेंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था पर जेई में क्वेश्चन पूछ लिया था वो वाला। तो कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो अपन देखते हैं आगे, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम द चार्ज एंड एंड्स ओनली एट इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जाती हैं ये लाइंस। और ऐसा होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है, उसके पास आप एक टेस्ट चार्ज रखोगे तो इस पे फोर्स लगेगा, पर उस टेस्ट चार्ज को जैसे जैसे दूर करते जाओगे फोर्स कम होगा, लेकिन लगेगा तो उसी डायरेक्शन में। आप अगर इन्फिनिटी तक भी लेके चले गए, इन्फिनिटी मतलब एक लार्ज डिस्टेंस पे भी लेके चले गए, तब तो उस पर बहुत कम फोर्स लगेगा, लेकिन लगेगा फिर भी उसी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो चार्ज से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं। ओके, और ये बात किसकी हो रही है? एक आइसोलेटेड चार्ज की। आइसोलेटेड चार्ज मतलब जो अकेला रखा हुआ है, जिसके आसपास कोई और चार्ज नहीं है, मतलब उस पर किसी और फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ उसका अपना फील्ड ही वहां पे है, उसके लिए बोलते हैं आइसोलेटेड चार्ज। अब अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हैं तो फील्ड कैसे बनेगी वो भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमने बात की आइसोलेटेड चार्ज की, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, अब आपने पास पास दो चार्जेस रख दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या होगा? हम जानते हैं कि पॉजिटिव से फील्ड हमेशा अवे होता है, बाहर की तरफ निकलता है, और नेगेटिव पे हमेशा टर्मिनेट होता है, नेगेटिव पे इनवर्ड होता है। तो होगा क्या यहाँ पे? जो फील्ड लाइंस इससे निकल रही हैं वो नेगेटिव पे जाके अब टर्मिनेट हो जाएंगी। अगर ये चार्ज पॉजिटिव अकेला होता तो कैसी लाइंस होती? इस तरीके की, इनफाइनाइट तक जा रही होती, लेकिन क्योंकि पास में एक नेगेटिव चार्ज भी आपने रख दिया है तो अब ये जो फील्ड लाइंस हैं वो इस पे टर्मिनेट हो रही हैं यहाँ से यहाँ तक। तो जब आप आसपास और चार्जेस रख देते हैं तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होता है, लाइन से एक दूसरे पे खत्म होंगे इस तरीके से। अगर यहीं पे आप दो पॉजिटिव चार्जेस रख देते, अगर आगे देख लेते हैं, यहीं पे आप अगर दो पॉजिटिव चार्जेस रखते तो उनकी जो फील्ड बनती वो कैसी बनती, इस बारे में बात करते हैं। ये फील्ड निकालना चाहता है ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी चाहता है ऐसे,
लेकिन इस बार क्योंकि इनमें रिपल्शन है तो इनका जो फील्ड बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, इस तरीके से फील्ड बनेगा। ऐसा फील्ड इनका बन जाएगा अगर सेम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं। यहाँ पे कोई फील्ड नहीं आएगा बीच में, ठीक है। तो इस पे हम हालांकि आगे डिटेल में और बात करेंगे, बट फिलहाल आपको ये बात समझनी है कि जब भी दो चार्जेस पास पास रखे होते हैं तो उनपे वजह से फील्ड की जो लाइंस की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ओके, यहाँ जो पॉइंट कह रहा है वो क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है किसी भी पॉइंट पे वो होता है टेंजेंशियल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे अगर मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो मैं इस पी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचूंगा एंड दिस टेंजेंट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अगर मुझे यहाँ चाहिए तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, अगर मुझे यहाँ चाहिए तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। सो जो भी टेंजेंट्स आप बनाएंगे वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको डायरेक्शन देगी। और ये कैसे निकाल सकते हैं, बड़ी आसान सी बात है। मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव +1 कूलम चार्ज रख लेता हूँ, मैं देखता हूँ इन दोनों की वजह से इस पे नेट फोर्स किधर लग रहा है, इस पे नेट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। तो प्रैक्टिकली ऐसे हम इसको लाइंस को बनाते हैं। तो अगर मैंने एक 1 कूलम यहाँ रख दिया, देखा कि फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है इसमें। ऐसे अगला जो पॉइंट है, अगर फील्ड लाइंस डेंसर हैं मतलब पास पास हैं बहुत, तो हम कहेंगे कि वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जगह पे उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे अगर कम लाइंस हैं लेस डेंस तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है, देखिए एक पॉजिटिव चार्ज के पास आपने दो एरियाज बनाए, एक एरिया ये था ए, एक एरिया बनाया ये बी, ठीक है। ए जो है वो पास में है, बी जो है वो थोड़ा सा दूर है। अब सोचो इस ए एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइंस इस ए से पास हो रही है। जबकि उसी सेम एरिया बी, ए और बी बिल्कुल सेम एरियाज हैं, उसी सेम एरिया से यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लाइंस। क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि जो एरिया इस पॉइंट चार्ज के पास में था उससे ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास हुई, मतलब वहां पे फील्ड ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। और ये बात तुम पहले भी जानते थे भाई, हमने फॉर्मूला लिखा ही था KQ/R²। अगर R कम तो फील्ड ज्यादा, तो डिस्टेंस अगर कम है तो फील्ड ज्यादा होगा। ये बात तो हम पहले भी जानते थे, और ये बात अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे देखेंगे? अगर किसी पॉइंट पे या किसी एरिया में नंबर ऑफ लाइंस आर डेंस तो वहां पे फील्ड ज्यादा है, और अगर ये कम है लेस डेंस है तो यहाँ पे फील्ड कम होगा। ये बात हमेशा अपने को ध्यान रखनी है। ओके, जो नेक्स्ट बात आती है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आप जब भी फील्ड लाइंस बनाएंगे ना तो हमेशा अलग अलग बनानी पड़ेंगी, कभी भी आप इंटरसेक्ट करती हुई फील्ड लाइंस नहीं बना सकते, ये बनाना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो मैं वहां टेंजेंट बनाऊंगा, वो टेंजेंट मुझे उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड देगी, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहां जितने भी चार्जेस रखे हुए हैं उन सब से मिला के जो नेट फील्ड आएगा वो मुझे मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपस में क्रॉस करता हुआ बना देता हूं, तो सोचो जो क्रॉस वाला पॉइंट है वहां पे दो टेंजेंट्स बन सकती हैं, एक ऐसी एक और एक ऐसी। एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। जो भी सिस्टम ऑफ चार्जेस है उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में फील्ड हो सकती है, नेट फील्ड। तो यहाँ पे दो दिखा रहा है विच इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक चार्ज से बाहर निकलती हैं या खत्म होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, मैं इसको अगर n बोलूं, इज प्रोपोर्शनल टू q। नंबर ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू q।
मतलब अगर 2 कूलम चार्ज है और उससे 2 लाइंस बाहर निकल रही हैं तो 4 कूलम चार्ज से 4 लाइनें बाहर निकलेंगी। ये इसका मतलब हो गया। तो जो जेई में क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो क्वेश्चन ऐसा ही था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। उन्होंने 2 चार्जेस दे दिए, यहाँ पे एक चार्ज दिया और उस पर इस तरीके से बना दिया, यहाँ पे एक चार्ज दिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और यहाँ पे ऐसा इसको बना दिया। ठीक है, पूछा आपसे बताइए ए बाई बी का रेशियो कितना है। ठीक है, चार्ज ए बाई बी का रेशियो कितना है, और ऑप्शन आपको दे रखे थे जिसमें पॉजिटिव ऑप्शन भी थे, नेगेटिव ऑप्शन भी थे रेशियो में। तो ये आपसे क्वेश्चन, तो बताएंगे रेशियो कितना होगा। पहली बात तो ए कैसा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, साफ साफ दिख रहा है, फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, पॉजिटिव। और बी कैसा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव। बहुत बढ़िया। तो आपसे अब पूछा गया इनका रेशियो बताइए चार्जेस का, तो हमें यहाँ पे फील्ड लाइंस गिन लेनी चाहिए। इससे कितनी लाइंस निकल रही हैं? 4 लाइंस निकल रही हैं। तो इसका जो भी चार्ज है वो प्रोपोर्शनल टू 4 है, और इस पे कितने लाइंस हैं? 6 लाइंस हैं। तो इसका जो भी चार्ज है प्रोपोर्शनल टू 6 है। हमें रेशियो चाहिए, रेशियो में प्रोपोर्शनलिटी कैंसिल हो जाती है, तो 4/6 विद अ माइनस साइन, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था बी, तो मैं लिख लूंगा -2/3 इज योर आंसर। खत्म बात। ये जेई का क्वेश्चन था, इतना आसान सा, बिल्कुल बेसिक सा फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन, और नीट में भी पूछा जा सकता है, ये इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन सीधे प्रॉपर्टी पे बेस्ड बन जाते हैं कभी कभी, तो इसका ध्यान रखना है। ओके, जैसे यहाँ पे यही बता रखा है, इस डायग्राम में भी ऐसा ही है। देखिए, अगर यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे 8 लाइंस बाहर आ रही है, तो एक -2 क्यू चार्ज पे 16 लाइंस इस पे कन्वर्ज हो रही हैं, अंदर की तरफ आ रही हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव था, यहाँ से बाहर जा रही थी, ये नेगेटिव है, यहाँ पे अंदर आ रही है। ये क्यू था तो यहाँ पे 8 लाइंस थी, ये 2Q है तो यहाँ पे 16 लाइंस है। ये यहाँ पे इस डायग्राम में भी आपको दिखा रखा है। चलिए, तो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जल्दी से। क्वेश्चन आपसे दे रहा है कि फॉलोइंग पिक्चर डिपिक्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर वेरियस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो आपसे पूछा गया है इन फिगर ए आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ 2 चार्जेस एंड फाइंड द रेशियो Q1/Q2 का मॉड। ठीक है, तो पहले तो आइडेंटिफाई करो साइन। Q1 कैसा है? नेगेटिव। बहुत बढ़िया, Q1 इज नेगेटिव। Q2? पॉजिटिव। Q2 पॉजिटिव। और दोनों का रेशियो क्या लिखूं? Q1/Q2? -1। हालांकि अपने को मॉड चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो माइनस अपन यहाँ अवॉइड करेंगे अभी। यहाँ कितनी लाइन से देखो, 1 2 3 4 5 6, और इधर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6/12 ऐसा हो रहा है। हाफ इज द रेशियो, 1:2 इज द रेशियो। ठीक है, मैग्नीट्यूड था इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, ऐसे ही सेकंड डायग्राम में, इस सेकंड डायग्राम में क्या पूछा है देखो, calculate the ratio of the 2 positive charges and identify the strength of electric field at 3 points A, B and C. Okay, आपको क्या पूछा गया? पहले तो इनका रेशियो बताओ दोनों चार्जेस का, उसके बाद A, B और C इनमें कंपेयर करो कि फील्ड कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बताओ, पहले मैं जूम कर लेता हूँ, अच्छे से देख लो। मेरे हिसाब से तो बराबर दिख रही हैं लाइंस। सर 1 आएगा। हाँ, लाइंस बराबर दिख रही हैं, डायग्राम देख के समझ में आ रहा है। चलिए, तो लाइंस बराबर हैं, इसका मतलब दोनों चार्जेस बराबर हैं, तो इन दोनों का रेशियो 1 आना चाहिए, तो रेशियो तो हो गया 1। ओके, अब आपसे पूछा कि ए पे फील्ड, बी पे फील्ड और सी पे फील्ड, इनका कंपेयर करो। कैसे करेंगे कंपैरिजन? ए पे सबसे ज्यादा। हाँ, ए पे फील्ड सबसे ज्यादा। अभी हमने देखा था ना कि जो सबसे पास होता है, पहली बात तो ये सबसे पास वाली बात अगर ना करें, क्योंकि यहाँ 2 चार्जेस दिख रहे हैं, तो पास वाली बात हम नहीं करें, तो हमने ये तो कर ही सकते हैं ना कि जहां पे नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा पास होती हैं वहां पे फील्ड ज्यादा होता है, अभी पढ़ा हमने। तो सोचो कि अगर मैं सेम एरिया ए पे बनाऊं और वही सेम एरिया बी पे बनाऊं, तो ए पे ज्यादा डेंस दिख रही है मुझे लाइंस, जबकि बी पे वो लाइंस कम डेंस है।
तो बात समझ में आती है कि फील्ड जो होगा वो ए पे ज्यादा होगा और बी पे कम होगा। और सी की अगर बात करूं तो सी पे कोई लाइन ही नहीं है, वहां पे कोई फील्ड लाइन है ही नहीं। जब है ही नहीं तो वहां पे फील्ड होगा 0। अगर फील्ड होता तो फील्ड लाइंस होती, पर यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है तो यहाँ पे फील्ड होगा 0। आप ई सी को तो अलग से 0 भी बता सकते हैं। ए और बी का मैग्नीट्यूड हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पे, इन दोनों को कंपेयर करके बता पाएंगे, लेकिन ई सी तो हम बता पाएंगे कि ये 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई फील्ड है ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है। और आप ऑब्वियसली आप समझदार हो, देखो क्या होगा यहाँ पे। अगर मैं एक पॉइंट चार्ज रखता हूँ तो सोचो इस पॉइंट चार्ज के साथ क्या होगा। ये इस पे इस डायरेक्शन, इस पॉइंट चार्ज ये एक पॉजिटिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। दोनों चार्जेस सेम है, अभी हमने देखा। दोनों के डिस्टेंसेस सेम है, अभी हमने देखा। तो क्या दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? यस। जब फोर्स यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। F इक्वल टू क्यू ई पढ़ा था आप लोगों ने, F इक्वल टू क्यू ई। जब फोर्स 0 तो E भी 0। तो मतलब पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, सीधा सीधा कहा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी मीटिंग एंड होने वाली है तो आप लोग फिर से ज्वाइन करेंगे इसे।